हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और जैसा कि दोस्तों अपना यूपी PCS, उत्तराखंड PCS और बिहार PCS को लेकर क्रैश कोर्स चल रहा है और हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसे टॉपिक वाइज टॉपिक करा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो आज अपनी जो क्लास नंबर 5 है और उसमें आपके पास जो टॉपिक है वो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ, यानी कि आपके पास ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने अपनी राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए और भारत पर व्यापार पर एकाधिकार के लिए क्या क्या उसने नीतियां अपनाई, ठीक है नहीं। तो यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो नीतियां अपनाई गई उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां कहा जाता है। उसमें पहली नीति आती है आपके पास सहायक संधि, ठीक है नहीं। सहायक संधि पहली नीति आती है। वैसे तो भारत में पहली बार जो सहायक संधि है वो फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले, उसके द्वारा आपके पास लाई गई, लेकिन इस सहायक संधि को मैं लिख देता हूं, पहली आपके पास प्रथम बार डुप्ले के द्वारा ये आप याद रख लोगे, ठीक है नहीं। पहली बार डुप्ले के द्वारा लाई गई, जो फ्रांसीसी आपके पास कंपनी का गवर्नर था, ठीक है नहीं। और उसके बाद जो इसे विस्तार दिया वो लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया। ये कब से कब तक लाई गई वेलेस्ली के द्वारा? 1798 से 1805 तक। क्या थी आपके पास ये, इसका मकसद क्या था, उद्देश्य इसका साम्राज्यवादी विस्तार करना, यानी कि ब्रिटिश सत्ता के आधार को बढ़ाना, ठीक है नहीं। राजनीतिक जो उसका एक क्षेत्र था उसे मजबूत करना और उसके बाद फ्रांसीसी विस्तार को कम करना, ठीक है नहीं, और भारतीय उपनिवेश की रक्षा करना। यानी इस नीति के तीनों उद्देश्य थे। एक तो ब्रिटिश राजनीतिक विस्तार को बढ़ाया जाए, फ्रांसीसी कंपनी का जो प्रभाव है उसे कम किया जाए, और भारतीय उपनिवेश जो ब्रिटेन के लिए बड़ा ही आपके पास लाभदायक था, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन में जाता था और वहाँ औद्योगिक क्रांति हो रही थी, वहाँ से तैयार माल भारत में आता था। तो भारतीय उपनिवेश जो ब्रिटेन के जो इनकम का एक महत्वपूर्ण सोर्स था, उसकी रक्षा के लिए भी वेलेस्ली द्वारा ये नीति लाई गई। विशेषताएं क्या थी इसकी? विशेषताएं यही थी, पहली विशेषता कि देशी राज्यों में सेना, यानी कि जिन राज्यों ने सहायक संधि को स्वीकार किया तो उनके यहाँ उनके राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना तैनात की जाएगी और जिसका खर्च वहाँ के राजा ही उठाएंगे। दूसरा, विदेश नीति ब्रिटिश के अधीन हो गई, यानी कि वो राज्य अपनी विदेश नीति का निर्माण बिना अंग्रेजों की मदद से नहीं करेंगे या बिना अंग्रेजों की जानकारी के नहीं करेंगे, ठीक है नहीं। और नियुक्ति का अधिकार, वे राज्य जो सहायक संधि को स्वीकार कर, मतलब जिन्होंने किया, वो आपके पास किसी भी विदेशी को अपनी सेवा में, आपके सेना में सेवा में बिना अंग्रेजों की सहमति के नहीं रख सकेंगे, ठीक है। और राज्य में ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति, और ऐसे जो सहायक संधि वाले राज्य थे वहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिमेंट को नियुक्त कर दिया गया, जो वहाँ पर आपके पास प्रशासन से संबंधित चीज़ों को, मतलब ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा आंतरिक मामलों में, लेकिन एक प्रकार का प्रेशर बनाने के लिए उस राजा पर यह रखा गया, ठीक है नहीं। ब्रिटिश आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, यानी कि आपके पास ब्रिटिश आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश जो है वो उस राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देशी राज्य को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा दी जाएगी। जिन राज्यों ने सहायक संधि को स्वीकार किया उन राज्यों को बाह्य आक्रमण से, अन्य किसी राज्य के आक्रमण से अंग्रेज सुरक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास सहायक संधि की विशेषताएं थी। और ये जो जैसे वन लाइनर में है, यही वन लाइनर में क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर IAS में क्वेश्चन आता है तो सहायक संधि के बारे में कौन सी बात सही है, 4 चीज़ें डाल देगा और इसी में कथन पूछ लेगा वो, 1 2 मतलब 1 2 3 या 2 3 इस टाइप से, ठीक है नहीं। PCS में कोई भी लाइन उठा कर रख सकता है कि निम्न में से कौन सी बात सहायक संधि के अंतर्गत नहीं है। तो आपको विशेषताएं भी याद रखना है, कब किसके द्वारा लाई गई और क्यों लाई गई ये भी याद रखना है। और इसमें आपके पास सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन से थे, कभी कभी राज्यों का क्रम भी आ जाता है। तो पहला राज्य हैदराबाद था जिसने 1798 में इस संधि को स्वीकार किया। दूसरा राज्य आपके पास मैसूर था जिसने 1799 में स्वीकार किया। तीसरा तंजौर, चौथा अवध जिसने 1801 में, पांचवा पेशवा जिसने आपके पास 1802 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया। और ब्रिटिश नियंत्रण को, यानी ब्रिटिश ने वहां पर सहायक संधि अपनाकर उस राज्य के संरक्षण का एक उसे क्या दिया, वायदा किया उससे, ठीक है नहीं। उसके बाद एक याद रखने वाली बात यह है कि एक कोर्ट है ये आपके पास
कि देशी राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र एवं वह सब कुछ देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं। यानी कि जिस राज्य ने साइक संधि को स्वीकार किया उसके संदर्भ में एक कोट है कि देशी राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र और वह सब कुछ जो किसी एक देश को प्रतिष्ठित करता है उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ले। यह कथन किसका है साइक संधि के संदर्भ में? यह आपके पास सर थॉमस मुनरो का है, यह आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन की फॉर्म में कथन ही पूछ लेता है कि कथन किसका है, ठीक है, तो सर थॉमस मुनरो का। तो ये आपके पास पहली साम्राज्यवादी नीति थी सहायक संधि। उसके बाद दूसरी साम्राज्यवादी नीति आती है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति बोलते हैं इसे, या गोद निषेध की नीति भी बोलते हैं, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। ये तीनों ही इस नीति को कहा जाता है, ठीक है नहीं। क्या मतलब आपके पास क्यों लाई गई है? इसका मकसद था कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना और ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी वहाँ पर आपके पास वहाँ की मशीनरी के लिए, वहाँ के उद्योग के लिए जो भारत से कच्चे माल को प्राप्त करना और वहाँ पर तैयार वस्त्रों का या तैयार सामान का भारत को बाजार आपके पास एक मतलब बाजार के रूप में स्थापित करना, ठीक है नहीं। ये तीन उद्देश्य जो है वो आपके पास हड़प नीति के थे कि भारत को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए, साम्राज्य का विस्तार किया जाए और भारत को ब्रिटेन के उद्योग के लिए कच्चे माल का एक निर्यातक देश बनाया जाए और वहाँ तैयार माल का भारत को एक आयातक देश या भारत का बाजार इस टाइप से स्थापित किया जाए जहाँ ब्रिटेन का माल खप सके, ठीक है नहीं। आधार क्या था? तो इसमें राज्य विस्तार के लिए युद्ध की नीति अपनाई गई। युद्ध की नीति के द्वारा पंजाब और बर्मा जो इस समय म्यांमार है उसका विलय कर लिया गया और एक कुशासन का आधार के आधार पर, यानी कुशासन एक मतलब राज्यों का विलय किया गया कुशासन के आधार पर, जैसे अवध का विलय किया गया 1856 ईस्वी में। तो ये तीन आपके पास नीति चलाई। एक है हड़प नीति या गोद निषेध नीति, यानी कि उन राज्यों का ब्रिटिश शासन में विलय कर दिया गया जिनके पास अपना कोई आपके पास वंशज नहीं था, ठीक है नहीं, अपना कोई मतलब बच्चा नहीं था उनका, भले ही उन्होंने गोद लिया हुआ बच्चा था लेकिन उसे अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। तो जिन राजा महाराजाओं की अपनी कोई संतान नहीं थी, गोद निषेध की नीति वहाँ लगाई गई और उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ये तीन आपके पास प्रकार डलहौजी ने राज्यों को मिलाने के लिए किए, यानी युद्ध लड़ा और कुछ राज्यों को कुशासन के आधार पर, यानी कि अवध को, ये बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि आपके पास अवध को किस आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? कुशासन के आधार पर, ठीक है नहीं। और गोद निषेध के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई का जो राज्य था झांसी उसे मिला लिया गया, ठीक है नहीं। उसके बाद हड़प नीति के तहत कौन कौन से राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया? आपके पास सतारा, सबसे पहले आपके पास ये महाराष्ट्र में पड़ता है सतारा राज्य, उसे ब्रिटिश नीति का शिकार बनाया गया, मतलब हस्तक्षेप नीति का हड़प नीति का शिकार बनाया गया। और उसके बाद फिर जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी, तो ये सारे राज्य जो है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए हड़प नीति के तहत, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, इनका क्रम याद रखना है और इनके स्टेट के भी मैंने 6-7 राज्य लिखवाए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आता है सबसे पहले कौन सा राज्य मिलाया गया? तो सतारा, ठीक है। और जहाँ रानी की जो लक्ष्मीबाई जहाँ की थी झांसी, उसे भी मिलाया गया हड़प नीति के तहत, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक तीसरी नीति आती है, ब्रिटिश जो नीति आती है साम्राज्यवादी नीति, वो देसी रियासतें, यानी कि जो भारत में राजा महाराजाओं की छोटी छोटी रियासतें थी उनके संदर्भ में आती है। तो उनके संदर्भ में ब्रिटेन मतलब सरकार ने पहले घेरे की नीति को अपनाया। घेरे की नीति 1765 से 1813 तक चली। इसमें ये कौन लाया घेरे की नीति? वारेन हेस्टिंग्स जो आपके पास गवर्नर जनरल था उसके टाइम पर ये लाई गई और इसमें आपके पास सीधे हस्तक्षेप न कर भारतीय राज्यों में बफर स्टेट बनाने पर जोर दिया गया, यानी कंपनी के अधिकार क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए जो भारत के उस समय क्षेत्रीय राज्य थे बड़े बड़े, उनके बीच में और कंपनी का जो संरक्षित क्षेत्र था उसके बीच में एक बफर स्टेट का निर्माण पर ध्यान दिया गया और हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, यानी कि भारतीय जो राज्य थे उनमें आपके पास हस्तक्षेप बहुत ही कम स्तर पर किया गया। दूसरी आपके पास इसमें नीति है अधिन्यस्त पृथक्करण की नीति। इसके तहत ये आपके पास अधिन्यस्त पृथक्करण की नीति 1813 से है ये आपके पास, ठीक है नहीं, 1813 से ये लागू की गई और 1858 तक इसमें मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया।
मतलब जो ब्रिटेन में आपके पास औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो भारत में वो सारा माल खपाने के लिए मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया और मुक्त व्यापार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भारत पर नियंत्रण करने की कोशिश की, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। ठीक है ना, ये 1813 से 58 तक चली और जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 का, उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी नीति बदली। उसके बाद वो लेकर आए अधिन्यस्त संघ की नीति। अधिन्यस्त संघ की नीति के तहत उन्होंने 1857 के विद्रोह से सीख ली और भारतीय राज्यों में जो है हस्तक्षेप करने की नीति को त्याग दिया और उनके साथ सहयोग की नीति को अपनाया। ठीक है नहीं। उसके बाद है एक समान संघ की नीति। समान संघ की नीति के तहत अंग्रेजों ने संवैधानिक सुधारों पर जोर दिया और इसी के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया और विभिन्न छोटे छोटे संवैधानिक सुधार के माध्यम से, विकास के माध्यम से भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसे संतुष्ट करने की कोशिश की गई। मतलब मकसद यहाँ भी नहीं था कि भारत को आज़ाद कर दें, केवल बुद्धिजीवी वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको सारी ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ आपको मैंने पढ़ाई और उसमें पहले हमने पढ़ी सहायक संधि, दूसरी डलहौजी की हड़प नीति और तीसरी आपके पास ब्रिटिश रियासतों के संबंध में जो भी अंग्रेजों की नीतियाँ रहीं। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ। और आगे जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ। तो आप जुड़े रहिए लक्ष्य IAS PCS के साथ। हम टॉपिक वाइज टॉपिक अपने सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को। और अगर मेरे प्रयास आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में ब्रिटिश शासन में भू राजस्व नीतियाँ।